दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो कि संगीत के तमाम एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसा कि इसमें से आप सभी को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो अभी प्रीवियस में जो स्टेट हुआ था बिहार में, उसमें हूबहू इसमें से देखने को मिल गए होंगे आपको और मिलेंगे। और बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड थे और आगे भी स्टेट में और बीपीएससी में पूरी संभावना है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन मिल सके। वैसे हमारे चैनल पे जितना भी वीडियो आपको मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। सभी को मैं आप सभी से यही कहूँगा कि सारे वीडियो को बार बार देखिए। मैं ऑलरेडी छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, 10-12 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि आपको देखने में बोरिंग ना लगे और मुझे भी ना लगे। तो आप वीडियो को बार बार देखिए और मतलब कि बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन आपको अभी तक करा दिया गया और आगे भी मैं लगा हूँ आपके एग्ज़ाम तक। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे आपका मोटिवेशन प्राप्त हो और उस मोटिवेशन को पा करके मैं आपके लिए अच्छा मेहनत कर सकूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संगीत में किस नाद का उपयोग होता है? तो संगीत में होता है ना, आहत नाद का प्रयोग होता है। इसमें नाद तो दो प्रकार का होता है, एक अनाहत भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से संगीत में आहत नाद का प्रयोग होता है। यानी कि आहत नाद में मधुर ध्वनि जो होता है, वहीं मधुर ध्वनि ही संगीत में प्रयोग होता है। ठीक है। नाद के कितने लक्षण या विशेषताएँ होती है? तो नाद के कितने लक्षण या विशेषताएँ होती हैं ये आप सभी बताएंगे। ठीक है। तो नाद के 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन सा होता है? तारता, तीव्रता और जाति अथवा गुण। ठीक है। नाद की ऊंचाई निचाई से स्वर की क्या स्थिति होती है? नाद के ऊंचाई निचाई से स्वर की स्थिति क्या होती है? तो नाद की ऊंचाई और निचाई से स्वर की स्थिति ऊंचा और नीचा होगा। यानी कि जैसे कि सा से आप रे के पे जाएंगे, फिर गा पे जाएंगे, तो यहाँ से ऊंचाई हो रहा है, फिर यहाँ से एक स्वर बढ़ रहा है, फिर ऊंचाई हो रहा है। अगर उधर से लौट रहे हैं फिर इधर लौटेंगे तो यानी कि इस क्रम से जा रहा है तो स्वर का ऊंचाई हो रहा है, और इस क्रम से जा रहा है इस क्रम से तो स्वर का निचाई हो रही है। तो वहीं बोल रहा है नाद की ऊंचाई निचाई से स्वर का क्या होता है। ठीक है। मैं इसी तरह से कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ना कि केवल आंसर करना है हम लोगों को समझते हुए कॉन्सेप्ट से मेरा हर तरह से ये प्रयास है कि आपको बेटर दिया जा सके। ऊँचे स्वर से उसकी आंदोलन संख्या पर क्या असर पड़ता है? ऊँचे स्वर से उसकी आंदोलन संख्या पर आंदोलन अधिक होता है। ठीक है। ऊंचे स्वर से उसकी आंदोलन संख्या पर क्या असर पड़ता है? तो ऊंचे स्वर से आंदोलन संख्या अधिक होता है। स्वर ऊंचा होने से तार की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वर ऊंचा होने से तार की लंबाई पर, स्वर जब ऊंचा होगा ना तो तार की लंबाई बढ़ता है। स्वर नीचा होने से आंदोलन संख्या घटती है या बढ़ती है? तो इसका आपका जो आंसर है वह घटती है, वो आंसर हो जाएगा। तार के आंदोलन की चौड़ाई बढ़ने से नाद का क्या संबंध है? तो इसका संबंध जो है बड़ा हो जाता है। तार के आंदोलन की चौड़ाई बढ़ने से नाद का संबंध क्या? देखिए, आंदोलन की जब चौड़ाई बढ़ेगा ना तो नाद का संबंध भी बड़ा हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ? तो एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सा, म और प की कितनी कितनी श्रुतियाँ? तो सा, म और प ये 4-4 श्रुतियों की ये स्वर है। वहीं आपको रे और ध की 3-3 श्रुतियाँ होती हैं और ग और नी की 2-2 श्रुतियाँ। आजकल षड्ज की स्थापना किस श्रुति पर मानी जाती है? तो आजकल जो है ना आधुनिक समय में आप लोग जानते हैं कि पहली श्रुति पर माना गया और वहीं अंतिम श्रुति पर प्राचीन काल में माना गया, मध्य काल में भी। तो आधुनिक काल में पहली श्रुति पर माना गया। चतुश्चैव यह दोहा किस ग्रंथ से लिया गया? चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा त्रिश्री ऋषभ दैवत गंधारो द्वय गंधारो निषाद ऐसे करके है। तो ये जो दोहा है ये आपको संगीत रत्नाकर से लिया गया है। तो हालांकि यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया, पूरा दोहा मैं आपको बता दिया हूँ। तो चतुश्चैव या श्रुतियों का, स्वरों का श्रुति संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। तो ये संगीत रत्नाकर में इसकी चर्चा है। एक सप्तक में शुद्ध और विकृत कुल कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में शुद्ध और विकृत, इसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल 12 स्वर होते हैं। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। उत्तरी सप्तक से अधिक कितने थाटों की रचना हो सकती है? ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन इसको देखते हैं। उत्तरी सप्तक
ये अच्छा हाँ, ये आपको बता रहे उत्तरी सप्तक कहने का मतलब है उत्तरी संगीत में, यानी कि हम लोग का जो है अधिक से अधिक कितने थाटों की रचना हो सकती है। वैसे 32 थाट हैं जिसमें से हम लोग 10 थाट ही प्रयोग में लिए हैं, ठीक है। और तीव्र म से 16, और आपको फिर बता रहे हैं 1 मिनट, 32 थाट माना गया मुख्य रूप से, लेकिन उसमें तीव्र म से 16 और शुद्ध म से 16, तो कुल मिलाकर के 32 माना गया। लेकिन आपको उत्तरी संगीत में जो प्रयोग में थाट है वह केवल 10 है, तो ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अपना आंसर कर लेते हैं। दक्षिण सप्तक से अधिक कितने थाटों की रचना हो सकती है? तो दक्षिण में अधिक से अधिक 72 थाटों की रचना हो सकती है, लेकिन वहाँ भी प्रयोग में 19 ही लिए गए हैं, जो 72 थाट माने गए हैं मेल जिसे कहते हैं, लेकिन प्रयोग में 19 है वहाँ पे, जैसे हम लोग का 10 थाट है। गणित द्वारा किसने 72 थाटों की रचना की? तो गणित द्वारा 72 थाटों की रचना आपको वेंकटमुखी ने की, ठीक है। वेंकटमुखी कितने थाटों में शुद्ध या तीव्र म लगते हैं? तो वेंकटमुखी के 36 थाटों में, अभी जो मैं आपको बता रहा था ना उत्तरी संगीत में 16 तीव्र 16 आपका शुद्ध मध्यम, उसी तरह से वेंकटमुखी ने भी 36 तीव्र और 36 मध्यम के आधार पर 72 मेलों का रचना किया था, जिसको वहाँ पे थाट भी बोला जाता है। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक वेंकटमुखी हैं? इनमें से किस ग्रंथ के लेखक वेंकटमुखी है? तो चतुर्दंड प्रकाशिका उनका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सारंगदेव किस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं? तो सारंगदेव का हम लोग सभी लोग जानते हैं संगीत रत्नाकर, जिसको सप्ताध्यायी भी बोला जाता है। बीड़ा के तार पर सर्वप्रथम किसने स्वरों की स्थापना की? तो अहोबल इसका आंसर हो जाएगा। अहोबल नहीं, जिसने संगीत पर्यात लिखा था। अगर 36 इंच खुले तार से मध्य सा की उत्पत्ति होती है, तो तार सा की उत्पत्ति घुड़च से कितनी दूरी पर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 इंच खुले तार से अगर मध्य सा की होती है तो तार सा की 18 इंच पे हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया मान लीजिए 36 इंच, यहाँ पे अगर आपका मध्य सा होता है, ठीक है, तो 18 इंच पे इनका हो जाएगा आपका तार सा की। तानपुरे के चारों तार किस स्वर से मिलाए जाते हैं? ठीक है, हम लोग का आंसर हो जाएगा तानपुरे का चारों तार किस स्वर से मिलाए जाते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, तानपुरे का चारों स्वर प सा से भी मिलाए जाते हैं, म सा से भी मिलाए जाते हैं, नी सा से मिलाए जाते हैं, यानी कि राग के अनुसार मिलाए जाते हैं। यहाँ इससे भी मिलाए जाते हैं, इससे भी मिलाए जाते हैं, इससे मिलाए जाते हैं। तानपुरे का होता क्या है, जैसे कि किसी राग में अगर प वर्जित है तो मंद्र म से मिलाया जाएगा, अगर मंद्र म वर्जित है तो नी से मिलाया जाएगा, और सा तो आधार स्वर होता ही है, ठीक है। दाहिना तबला किस स्वर से मिलाया जाता है? तो दाहिना तबला वैसे म प सा से मिलाया जाता है आपका तबला, तो इसका भी आंसर हो जाएगा, मतलब कि राग के अनुसार आपको जो ताल के अनुसार, राग के अनुसार गायकी के अनुसार जो स्वर लगेगा उसके अनुसार आवश्यकता अनुसार मिलाए जाते हैं, ठीक है। इनमें तिगुन की लयकारी पहचानिए, तो तिगुन की लयकारी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और आपका यहाँ पे भी है, आपका ये एक और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भी तिगुन है, ये भी तिगुन। यहाँ पे देखिए 3 स्वरों को जोड़ा गया आपस में। इनमें से ध्रुपद किन तालों में गाया जाता है? इनमें से ध्रुपद किन तालों में गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ताल और सूल ताल। 4 ताल में भी ध्रुपद गाया जाता है और सूल ताल में 3 ताल और 1 ताल ये ख्याल का है। इनमें से किन तालों में ख्याल नहीं गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, तेवरा लिखा हुआ है, जिसको तीव्रा बोलते हैं। तीव्रा ताल और धमार ताल, ये 1 ताल और जब ताल आपका इसमें ख्याल गाया जाता है, लेकिन तीव्रा ताल और आपका धमार ताल में नहीं। धमार तो खुद एक विद्या है जिसको होरी भी बोला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही हम लोग रखते हैं, और इसके अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन और हम लोग देख लेंगे। कुल हम लोग का लगभग इसमें 50-51 क्वेश्चन है, उस कंप्लीट हो जाएगा।